फैक्ट इंडियन टीवी प्रेजेंट्स वेडनेसडे एडम्स। कहानी की शुरुआत में ही हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद और नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो लॉकर को खोलती है वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। जैसे ही वो अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं। वो उसमें कुछ लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया था। फिर वो यहाँ उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटती हैं। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं पर एक बच्चा नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है और उसकी इस हरकत की वजह से स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था बल्कि अब से पहले भी वो बहुत सारे स्कूल से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ वेडनेसडे जैसे बच्चे ही पढ़ते थे। मतलब ये कि जिनकी हरकतें सबसे अलग होती थी। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी मगर उसे मजबूरन जाना ही पड़ता है। अब एकेडमी के पास वाला सीन देखते हैं। वहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर बैठकर चाय पीने लगता है मगर तभी कोई चीज उस पर आकर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके माँ बाप एकेडमी पहुंचकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, बेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं और इस तरह के ही सारे बच्चे एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिसे रहना था यानी कि उसकी रूममेट, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था इसलिए सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो केवल काला रंग ही पसंद था। यहाँ के सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं मेरी बेटी बड़ी अजीब है और काफी बोर है, इसे तुम केवल जिंदा लाश समझो। डैड की ये बात सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे घुमा रही थी तभी एक लड़का वहाँ आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। फिर वो कहती है मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी। जिसके बाद वो कहती है आप देख लेना, मैं आपसे वादा करती हूँ जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि जो वेडनेसडे पर नजर रख सके। जब जंगल में पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें उस शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ था, तीसरी बार ऐसा हुआ कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। अब वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है शोर मत करो और कमरे में शांति बनाए रखो, ये मेरे नोवेल लिखने का वक्त है। लेकिन वो तो गाना गाकर डांस करने लगती है जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। वो रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो थी बेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी एक टीचर आती है जो कि काफी अच्छी थी और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट देती है। और अगले दिन वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का वो छोड़ा हुआ हाथ छुप छुप कर उसे देख रहा था। तभी उसके ऊपर स्टैचू गिरने वाला था। तभी एक लड़का ठीक वक्त पर जिसका नाम जेवियर है वो आकर उसे बचा लेता है लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आती है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने की जगह वो उससे कहती है मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, बल्कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। जब जेवियर कहता है मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया था। लोग मुझे चिढ़ाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही बिस्तर हटाती है वो वहाँ उस हाथ को देखकर तुरंत पकड़ लेती है और पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा था, वो ही मुझे यहाँ पर छोड़ के गए हैं। वो उससे कहती है कि मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है, ठीक है मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास लेके जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसे देखकर उसे तुरंत एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो बड़ी बेरहमी से मारा गया है। पर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। वो एक होटल में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जो बहुत ही परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। वेडनेसडे उससे कहती है मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है और वो कहता है कि तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने वाली है। फिर हम
चलते हैं वेडनेसडे जब वहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी तभी कुछ शरारती लड़के वहाँ आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ गया था और वो अकेले ही उन लड़कों को काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। अब इतनी ही देर में उस बेटर के डैड जो एक पुलिस ऑफिसर थे वो वहाँ आ जाते हैं और देखकर वो अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं तो वो लड़का कहता है कुछ नहीं, बस वो लड़के इसे परेशान कर रहे थे, इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी ये एकेडमी की प्रिंसिपल यहाँ आ जाती है और उनसे सॉरी बोल के वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। रास्ते में उस पर वो काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे एकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जो देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है। मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। इस पर वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है और वो काफी अच्छा बजा रही थी, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ रूममेट्स को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक पेज फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी और हाथ वेटर के घर पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसे मारने लगता है। अब वो हाथ उसे बैठने का इशारा करके वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने को कहता है। जब वेटर उसे कॉल करता है तो वो कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर मान भी जाता है और वो त्योहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर मुझ पर ही है, जिसके लिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है और वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने अपने डैड की फाइल से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। अब वो उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे ही जाने लगती है वो तभी उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था और फाड़ते ही वेडनेसडे को उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है, जो बहुत ही भयंकर थी। अब वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है और वेडनेसडे भी उस लड़के के पीछे जाने लगती है और कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। तभी उसे वो अपने जादू से पेट पर लगा देता है और कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम ही खुद एक खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की को तुम्हें रोकना होगा, वरना तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी तबाह कर दोगी। वो वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी रहमी से उसे मार देता है। इसके बाद हम उसे अपने कमरे में देखते हैं। उसने अपने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उनके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़की की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है जंगल में, मगर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिलती है ना ही कोई ठोस सबूत। तो वो वेडनेसडे से पूछती हैं कि आखिर इतनी रात को तुम जंगल में क्या कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि मैंने उस लड़के को जंगल में जाते हुए देखा था और जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि एक मॉन्स्टर ने आके उसे मार दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। तुरंत प्रिंसिपल कहती हैं कि उस लड़की का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। इसलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए और अक्सर इससे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। हम इलाज करा रहे हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती हैं तो वेडनेसडे ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और उसी ने उस लड़की को भी मारा है। पर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंदा था और सही सलामत भी लग रहा था। जब अगले दिन वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो पूछती हैं कि क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई कि सबको तुम पर विश्वास हो, यानी कि तुमने उस लड़की की मौत होते हुए देखा। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या देखा है, ओके, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को बिना वजह एकेडमी से निकाला जा रहा है, जिसके लिए वो अपने साथी हाथ को उसके पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिसके लिए वो एक क्लब ज्वाइन करती है जहाँ उसके साथ एक ही लड़का था, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। अब हाथ लड़के के पीछे जाता है तो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है, जहाँ पर वो एक बूढ़ा इंसान और प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। हाथ वापस आके ये सारी बातें वेडनेसडे को बता देता है और जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर कहता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ बैठ जाओ, तो वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर यहाँ मकड़ी की तस्वीर बना
रहा था और अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और विलन थी, उसकी और वेडनेसडे के बीच काफी बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी, एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपने रूममेट को उस जगह भेज देती है जहाँ वो अपनी एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और वो खुद अकेली चली जाती है एकेडमी के उस जंगल में उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को उस लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर द्वारा मरते हुए देखा गया था। अब जैसे ही वो इस चश्मे को छूती है वैसे ही उसे लाइब्रेरी में एक किताब दिखती है। वो उस किताब को खोजने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर वहाँ उसे उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती। जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और बुहात यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे, मगर तभी यहाँ जेवियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है और उससे कहती है तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो सुलह कर लो, जिस पर वो मना कर देता है। अब उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, इसलिए वो कहती है मैं कल वेडनेसडे समेत तुम्हारे सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे छुपी वेडनेसडे और हाथ भी उसकी ये बात सुन लेते हैं। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी और कुछ भी हो जाए इस घमंडी लड़की यानी विलन को मैं हरा के ही रहूंगी। अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल या कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वो ही टीम जीत जाएगी। जिसके तुरंत बाद रेस शुरू हो जाती है और विलन अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तोड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। पर जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती के पास आ रही होती है वो हाथ उससे पहले ही जाल फेंक कर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक तीन ही टीम्स पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने जाते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। और जब वेडनेसडे सभी के साथ झंडा लेकर आ रही थी तो उसे ख्याल आता है कि जिसमें वो अपने जैसी लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने के बाद वो वापस से कश्ती में चली जाती है। जोकर की कश्ती में तो छेद होने की वजह से डूबकर वहीं रह जाती है, क्योंकि जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है। अब वेडनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकालकर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था जब उस विलन को किसी ने हराया था, इसलिए आज वो बहुत गुस्से में आग बबूला हुई। रात के समय में वेडनेसडे एक स्टेचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखी पहेली को वो जब जैसे ही सुलझाती है वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जब वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम डैड के अलावा बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ वो किताब मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी और वो जैसे ही उस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसे होश आता है वो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है, जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे, मगर उनकी आवाज सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब तुम अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये कोई और नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे और इस दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है, मगर वो जाते जाते कहती है कि तुम सब अभी छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी ठीक से नहीं आता। वो उस तस्वीर को किताब पर लगाकर मुकम्मल करती है जिसको उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती हैं जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। ये किताबें जादूगर की हैं और 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, पर तुम इसके साथ क्या कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। वो कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो काफी पुराना एक खास घर है। एकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों पर जाकर काम करने लगते हैं। वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, मगर उसका नखरा गुस्सा देखकर उससे कोई भी खाने की चीज नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और फिर बस होना क्या था, वेडनेसडे वहाँ आती है और उन्हें बहुत मारती है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है, और उस किताब के बारे में भी उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। इस पेंटिंग में वो उस लड़की को किताब पकड़े देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी उसके ख्याल में जब रेस के दौरान वेडनेसडे झंडा लेने गई थी। फिर उसे वहाँ इस लड़के की पेंटिंग वाली किताब भी मिल जाती है, मगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती
आती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई है और इस वक्त जहाँ तुम खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो वो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है। जहाँ वेडनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है, वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि ये मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तब ये सुन के वेडनेसडे का साथी वो हाथ उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे डर के वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। अब वेडनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है, मगर जब वो दरवाजे से बाहर जाती है तो उसे ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये लोग आउटकास्ट के थे, कोई वैम्पायर, कोई जलपरी, कोई बेयरवुल्फ तो कोई चुड़ैल, तो इसलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इस तरह से यहाँ सभी लोगों को कैद करने के बाद वो इस पूरे घर को आग लगा देता है। वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था, वो अपने को आजाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती, क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वो बच्ची ही आजाद थी, जिसे अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के जरिए भागना पड़ता है। जिसके बाद वो जादूगर बेहद ही जालिम था, वो सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सभी को मार देगा। तब इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है। इससे वेडनेसडे डर जाती है और वो वापस से होश में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो हाथ से कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वो मेरी खानदान की कोई मेंबर है। तभी यहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, पर जब इसकी नजर वेडनेसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे और राहत उसका पीछा करते हैं, मगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानों के पैरों के निशान में बदल गए। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि शहर के लोग उसे अपना हीरो ही मानते थे और वहाँ आज वेडनेसडे को गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं, तभी हाथ तीली फेंक के मूर्ति को आग लगा देता है, क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर ही उसने मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वेडनेसडे अभी भी वहाँ बैठकर गिटार बजा रही होती है। साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देखकर खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर ही शक था, मगर प्रिंसिपल के पास कोई भी सबूत नहीं था। अब जादूगर के जिस पुराने घर में वेडनेसडे गई थी, जहाँ वो बूढ़ा आदमी था, वो अभी भी वहीं रुका हुआ था। मगर तभी वो मॉन्स्टर आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-4 फोटो तस्वीर अपने कैमरे में बना ही लेता है। जब पुलिस को ये खबर मिलती है तो फौरन छानबीन करने पहुंच जाता है, जहां उन्हें बूढ़े आदमी के कैमरे में मॉन्स्टर की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दाघर जाकर वहां लगे कैमरे पर कोई चीज लगा देता है, ताकि जो वो करे कोई ना देख सके। लेकिन फिर वो दरवाजा खोलता है तो वेडनेसडे अंदर आती है। वो यहाँ दरअसल उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी, जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तब छुपने के लिए वेडनेसडे एक बॉक्स में सो जाती है। जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो उसे चेक करते हैं, पर जब वेडनेसडे को उसमें पड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी एक लाश है, और वो उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर जब हाथ उसे वहाँ से लेने आता है तो वो कहती है तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है। फिर इसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा लेती है कि वो मॉन्स्टर जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। और अगले दिन जब वो एकेडमी जाती है तो उसे जेवियर की गर्दन पर किसी के निशान दिखते हैं। अब हम जेवियर को एक कैबिन से बाहर आता हुआ देखते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था, तो वो उसका पीछा करते करते वहाँ आ गई थी। उसे वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर की ड्राइंग्स और तस्वीरें दिखती हैं। 1-2 तस्वीर को लेकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, तभी जेवियर उसे देख लेता है, जाने से रोक देता है। मगर वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे केवल एक ही बात कह देती है कि तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग्स ले जाकर उस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं ऐसे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत हो तो लेके आओ। अब वेडनेसडे अपने सारे रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। इसके बाद वो वेडनेसडे को उस जगह पर ले जाता है जो एक गुफा थी। उसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने के बाद उसे वहाँ एक नोकदार नाखून भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। जिसके बाद वो जेवियर की पेंटिंग वाले केबिन में जाती है। डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रही हो। उसकी बात टालकर वो उससे पूछती है कि जो ये चोट तुम्हारी गर्दन पर है ये तुम्हें कैसे लगी। तो वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, जिसके लिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। एक दिन मैंने
मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। क्योंकि वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब वेडनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है। ये लो ठोस सबूत और डीएनए टेस्ट करवा लो। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा, है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना।